हेलो फ्रेंड्स, वन बुक वन आइडिया पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी चिट्ठी नहीं लिखी, ना कोई किताब, ना कोई लेख, लेकिन आज 2500 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसके विचारों पर रिसर्च होती है। उसका नाम लिया जाता है दुनिया के सबसे महान थिंकर्स में। हाँ, हम बात कर रहे हैं सोक्रेटिस की। एथेंस का वो आदमी जो नंगे पांव फटे हुए कपड़ों में गलियों में घूमता था और लोगों से अजीब से सवाल पूछता था। वो ना राजा था, ना सैनिक, ना अमीर व्यापारी, फिर भी उसने फिलॉसफी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोक्रेटिस का पूरा किस्सा, उनकी मिस्टीरियस लाइफ, उनकी अजीब मौत और उनके वो विचार जो आज भी हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन हर सेकंड वर्थ है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए एथेंस की गलियों की सवारी पर। चैप्टर 1, वो रहस्यमयी आदमी, सोक्रेटिस का इंट्रोडक्शन। सोचिए आप 400 बीसी के एथेंस के बाजार में हैं। लोग बेचते हैं, राजनेता भाषण दे रहे हैं और आप देखते हैं एक अजीब आदमी को, नंगे पांव, फटे हुए कपड़े। वो एक मोची से पूछ रहा है जस्टिस क्या होता है। वो एक सेनापति से पूछ रहा है ब्रेवरी की असली डेफिनेशन क्या है। ये आदमी था सोक्रेटिस। उसका काम था लोगों की सोच को चैलेंज करना। वो कहते थे आई नो दैट आई नो नथिंग। ये एहसास करो, इतनी ह्यूमिलिटी। आज के जमाने में जब हर कोई खुद को एक्सपर्ट बताता है, सोक्रेटिस कहता था कि असली ज्ञान का पहला कदम ये मानना है कि आप कुछ नहीं जानते। यहां ट्विस्ट ये है कि सोक्रेटिस ने खुद कुछ नहीं लिखा, तो हम उनके बारे में कैसे जानते हैं? इसका जवाब है उनके शिष्यों के थ्रू, खासकर प्लेटो के थ्रू। प्लेटो ने अपनी किताबों में सोक्रेटिस को ही हीरो बनाया। लेकिन स्कॉलर्स के बीच में एक बड़ी डिबेट है, द सोक्रेटिक प्रॉब्लम। क्या प्लेटो ने जो लिखा वो बिल्कुल सोक्रेटिस के विचार थे, या उसने अपने गुरु के मुंह से अपने खुद के आइडियाज एक्सप्रेस किए? इसका कोई पक्का जवाब नहीं है, पर एक बात क्लियर है, सोक्रेटिस कोई मामूली आदमी नहीं थे। चैप्टर 2, सोक्रेटिस का एथेंस, गोल्डन एज से डाउनफॉल तक। सोक्रेटिस की स्टोरी को समझने के लिए उसके एथेंस को समझना जरूरी है। वो गोल्डन एज ऑफ एथेंस का वक्त था। डेमोक्रेसी, आर्ट, आर्किटेक्चर अपने पीक पर थी। पेरिक्लीस जैसे नेता थे। ये ओपन माहौल था जहां नई सोच को जगह मिलती थी। इसी माहौल ने सोक्रेटिस को पलने पौधने का मौका दिया। लेकिन फिर आया पेलोपोनेशियन वॉर। एथेंस ने स्पार्टा से जंग हारी, इकोनॉमी खराब हुई, लोग मारे गए, डेमोक्रेसी टेम्परेरीली खत्म हुई। लोग डर और इनसिक्योरिटी में जीने लगे। ऐसे माहौल में सोक्रेटिस जैसे शख्स जो हर चीज पर सवाल उठाते थे, वो लोगों को चुभने लगे। उन्हें लगने लगा कि सोक्रेटिस युवाओं को करप्ट कर रहा है, ट्रेडिशंस को चैलेंज कर रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी उनके लिए डेंजर बन गई। चैप्टर 3, सोक्रेटिस का शक्तिशाली हथियार, द सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिस के पास कोई तलवार या भाला नहीं था। उनका सबसे शक्तिशाली हथियार था उनका दिमाग और सवाल पूछने का तरीका। इसे आज सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। यह बस सवाल पूछना नहीं है, यह सवालों के जरिए किसी को सच्चाई तक पहुंचाने की कला है। एग्जाम्पल समझिए। सोक्रेटिस एक ब्रेव सोल्जर से मिलते हैं जो कहता है ब्रेवरी मतलब वॉर में अपनी जगह पर ढेरे रहना। सोक्रेटिस पूछेंगे, अगर कोई कमांडर स्ट्रैटेजी के लिए पीछे हटता है तो क्या वो कावर्ड है? सोल्जर सोचेगा, नहीं, वो तो स्मार्ट मूव है। सोक्रेटिस, तो ब्रेवरी सिर्फ खड़े रहना नहीं है, फिर ब्रेवरी की सही डेफिनेशन क्या है? इस तरह सोक्रेटिस अपने सवालों से दूसरे की सोच की कमियां निकाल देते थे। उनका मकसद किसी को बेइज्जती करना नहीं, बल्कि उन्हें उनकी इग्नोरेंस का एहसास दिलाना था, क्योंकि तभी आप सीखने के लिए तैयार होते हैं। आज के जमाने में आप इस मेथड को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। जब भी आप कोई स्ट्रांग ओपिनियन बनाएं, खुद से सुकरात वाले सवाल पूछिए, क्या यह बिल्कुल सही है? क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? चैप्टर 4, द अनएग्जामिन्ड लाइफ, सुकरात का फेमस कोट। सुकरात ने कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग।
एक अनजांची, बिना जांच बूझ के जीने वाली जिंदगी एक इंसान के लिए जीने लायक नहीं है। ये एक लाइन नहीं, ये सुकरात के पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। इसका मतलब क्या है? अनएग्जामिन्ड लाइफ, वो जिंदगी जो आप ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। उठना, काम पर जाना, खाना, सोना, बिना ये सोचे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मेरा एम क्या है, क्या मैं खुश हूं। ये वो जिंदगी है जिसमें आप सोसाइटी के दिए हुए रूल्स को बिना सोच समझे फॉलो करते हैं। एग्जामिन्ड लाइफ, इसका मतलब है अपनी आत्मा की देखभाल करना, रोज थोड़ा टाइम निकालकर खुद से सवाल पूछना, अपने थॉट्स, डिजायर्स, एक्शंस की रिव्यू करना, अपने मन का मेडिकल चेकअप करना। सुकरात कहते थे, इंसान और जानवर में यही फर्क है कि इंसान खुद पर विचार कर सकता है। आप आज ही शुरुआत कर सकते हैं। खुद से पूछिए, मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या हैं? क्या मैं उनके हिसाब से जीता हूं? चैप्टर 5, वर्च्यू इज नॉलेज, सुकरात का कंट्रोवर्शियल आइडिया। सुकरात ने कहा था, वर्च्यू इज नॉलेज यानी अच्छाई ही ज्ञान है, और उसका उल्टा बुराई इग्नोरेंस या अनजानता है। मतलब सुकरात कहते थे कि कोई भी इंसान जानकर बुराई नहीं करता, वो सिर्फ इसलिए बुरा काम करता है क्योंकि उसे सही गलत का पूरा ज्ञान नहीं होता। उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो उसके लिए अच्छा है। एग्जाम्पल, एक आदमी सिगरेट पीता है, उसे पता है कि ये हार्मफुल है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर उसे सच्चे ज्ञान के साथ इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का पता होता, कैंसर, फैमिली को दर्द, पैसे की बर्बादी, तो शायद वो कभी शुरू ही ना करता। उसका ज्ञान उसकी डिजायर पर भारी पड़ जाता। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिमिनल्स से नफरत करने के बजाय उन्हें एजुकेट करना चाहिए। उनकी आत्मा बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था। यहाँ पर वीडियो में एक ग्राफिक आ सकता है जो इस कॉन्सेप्ट को विजुअली दिखाए। चैप्टर 6, द गैडफ्लाई ऑफ एथेंस, व्हाई पीपल हेटेड सोक्रेटिस। सुकरात में अपने आप को गैडफ्लाई ऑफ एथेंस कहा था। गैडफ्लाई एक छोटी सी मक्खी होती है जो एक बड़े सुस्त अश्व को काट काट कर जगाए रखती है। सुकरात भी एथेंस के लिए वही काम कर रहे थे। वो लोगों को, नेताओं को, समाज को अपने सवालों से काट रहे थे ताकि वो सुस्त ना हो जाए, सोचता रहे, बेहतर बनता रहे। लेकिन किसी बड़े अश्व को गैडफ्लाई पसंद नहीं आती। एथेंस के पावरफुल लोग, राजनेता, कवि, सोफिस्ट्स जो पैसे लेकर पढ़ाते थे, सब सुकरात से चिढ़ने लगे। उन्हें लगता था सुकरात युवाओं को उनके खिलाफ भड़का रहा है। वॉर के बाद के अनस्टेबल माहौल ने इन डर को और बढ़ा दिया। सुकरात का गैडफ्लाई का काम उनके लिए खतरा बन गया। एथेंस का सिस्टम अब अपने ही सबसे यूनिक बेटे को शक की नजर से देखने लगा। चैप्टर 7, गुरु ऐसा जिसके शिष्य ने उसे अमर बना दिया। सुकरात ने खुद कुछ नहीं लिखा, तो उनकी लेगेसी कैसे बची? उनके 2 शिष्यों की वजह से। 1, जेनोफॉन, एक सोल्जर और हिस्टोरियन। उन्होंने सुकरात को एक सिंपल, प्रैक्टिकल, मॉरल टीचर के रूप में दिखाया। उनका सुकरात अच्छे एडवाइस देता है। 2, प्लेटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुकरात की मौत ने प्लेटो को इतना अफेक्ट किया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने गुरु के विचारों को लिखने और आगे बढ़ाने में लगा दी। प्लेटो ने अपनी किताबों, डायलॉग्स में सुकरात को ही हीरो बनाया। सुकराटिक प्रॉब्लम यहाँ फिर आता है। क्या प्लेटो ने जो लिखा वो बिल्कुल सुकरात के विचार थे? स्कॉलर्स का कहना है कि प्लेटो ने सुकरात के बीज को लेकर एक बड़ा पेड़ बना दिया। सुकरात ने सवाल उठाए, प्लेटो ने उनके जवाब ढूंढने की कोशिश की। प्लेटो के बिना सुकरात शायद इतिहास के पन्नों में ही खो जाते। चैप्टर 8, हिस्ट्री का वो मुकदमा, द ट्रायल ऑफ सोक्रेटिस। साल 399 BC, एथेंस का कोर्ट रूम। 500 लोगों की जूरी के सामने 70 साल का सोक्रेटिस खड़ा है। उस पर 2 आरोप लगाए गए हैं। अथीइज्म, वो शहर के देवताओं को नहीं मानते, नए देवता घड़ रहे हैं। करप्टिंग द यूथ, युवाओं को गलत राह दिखा रहे हैं, ट्रेडिशंस के अगेंस्ट भड़का रहे हैं। जब अपनी डिफेंस देने की बारी आई तो सोक्रेटिस ने क्या किया? उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने वही किया जो पूरी जिंदगी करते थे। उन्होंने फिलॉसफी की, सच की बात की। उन्होंने कहा, मैं एथेंस की एक गैडफ्लाई हूं, मुझे देवताओं ने भेजा है शहर को जगाए रखने के लिए। अगर तुम मुझे मारते हो तो अपना ही नुकसान करोगे। उन्होंने ज्यूरी से कहा कि उन्हें सजा नहीं बल्कि फ्री खाने का लाइफ टाइम पास जैसे ओलंपिक विनर्स को मिलता था मिलना चाहिए। इस बात ने ज्यूरी को और गुस्सा दिला दिया। वोटिंग हुई और सोक्रेटिस को जहर का प्याला पीने की मौत की सजा सुनाई गई। चैप्टर 9, मौत के सामने, सोक्रेटिस का आखिरी दिन। सजा सुनाए जाने और दिए जाने के बीच 1 महीने का अंतर था। इस दौरान सोक्रेटिस के एक अमीर दोस्त क्रिटो ने उसे जेल से भाग जाने की स्कीम बनाई थी। सब गार्ड्स को रिश्वत दे दी थी, लेकिन सोक्रेटिस ने मना कर दिया। उनका रीजनिंग अमेजिंग था। उन्होंने क्रिटो से कहा, हम भागकर क्या मैसेज देंगे?
मैं पूरी जिंदगी जस्टिस और लॉज की रिस्पेक्ट की बात करता रहा। अगर आज मैं इन्हीं लॉज को ब्रेक कर दूं, चाहे वो गलत है, तो मैं भी इनजस्टिस ही करूंगा। एक गलत का जवाब दूसरा गलत देकर नहीं दिया जा सकता। मैं अपने प्रिंसिपल्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आखिरी दिन आया। दोस्त आंसू बहा रहे थे। सोक्रेटिस शांत था। उसने हेमलॉक यानी जहर का प्याला लेकर एक ही घूंट में पी लिया। जहर फैला, उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। आखिरी शब्दों में उसने कहा, क्रिटो, हमें एस्क्लेपियस यानी स्वास्थ्य के देवता को एक मुर्गा देना है, भूलना मत। शायद वो कहना चाहते थे कि मौत एक बीमारी से छुटकारा है और अब वो ठीक हो रहे हैं। चैप्टर 10, सोक्रेटिस की विरासत। वो आज भी जिंदा है। सोक्रेटिस को मरे 2500 साल हो गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है और आज के सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन के जमाने में पहले से ज्यादा रेलेवेंट है। सोक्रेटिस ने हमें क्या दिया? क्रिटिकल थिंकिंग का उपहार। किसी बात को ब्लाइंडली मत मानो, क्वेश्चन करो। आज का साइंस भी यही करता है। सेल्फ एग्जामिनेशन का मार्ग। अपनी आत्मा की देखभाल करो। नो डाई सेल्फ। मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और करेज। सच के लिए खड़े रहना, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सब में सोक्रेटिस की आत्मा झलकती है। द पावर ऑफ क्वेश्चंस। उन्होंने कोई पक्का आंसर नहीं दिया, उन्होंने बस हमें सही सवाल पूछना सिखाया। सोक्रेटिस आज भी जिंदा है, हर उस शख्स में जो सवाल पूछता है, जो सोचता है, जो अपनी जिंदगी को एग्जामिन करना चाहता है। कंक्लूजन, अपने अंदर के सोक्रेटिस को कैसे जगाएं? तो दोस्तों, सोक्रेटिस की ये लंबी जर्नी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी अपनी एग्जामिन्ड लाइफ की जर्नी यहीं से शुरू हो सकती है। आज से ही इन 3 चीजों पर काम शुरू कीजिए। सवाल पूछना शुरू करें, खुद से, दूसरों से। क्यों? ये सबसे पावरफुल शब्द है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी अपनाएं। ये कहने की हिम्मत रखिए, मुझे नहीं पता। ये ज्ञान का पहला द्वार है। अपनी जिंदगी को रोज एग्जामिन करें। रात को सोने से पहले 5 मिनट सोचिए कि आज मैंने क्या सीखा, क्या मैं अपने वैल्यूज के हिसाब से चला। सोक्रेटिस बनना आसान नहीं है, इसमें करेज और डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन ये आपको एक बेवकूफ भेड़ की तरह जीने से बचाता है और आपको एक जिंदा, जागरूक और जिम्मेदार इंसान बनाता है। नैरेटर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि सोक्रेटिस की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। ऐसे ही डीप और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज सुनने के लिए वन बुक वन आइडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी यानी बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। याद रहे, ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद।